स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का पूर्वांचल आईएएस के इस ऑनलाइन शिक्षा मंच पर, जहां से अब हम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित विद्यार्थियों को भी लाभान्वित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एमपीपीसीएस पाठशाला स्कीम है, जिसके तहत हम आपको गुणवत्तापूर्ण वीडियोस और अध्ययन सामग्री मुहैया कराने वाले हैं, वो भी बहुत ही मिनिमम फीस पर, बहुत ही कंसिडरेबल फीस पर। क्योंकि पूर्वांचल आईएएस जिस सोच के साथ खड़ा हुआ है वह है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सस्टेनेबल एजुकेशन। यह इसकी तर्ज है, यह इसका स्टाइल है, और इसी सोच और समझ के साथ डॉक्टर रवि पी अग्रहरि ने इसे गोरखपुर में स्थापित भी किया है। इसके तहत और इस मसले के तहत हम उन विद्यार्थियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अधिक तौर पर जाहिर करते हैं और उनका स्वागत करते हैं जो समाज के निम्न तबके से आ रहे हैं और या जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ खासा अच्छी नहीं है। खास करके वे महिला विद्यार्थी जो अपनी सुरक्षा आदि की भावनाओं को ध्यान में रखकर बड़े शहरों में जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाने में सबल नहीं है। पूर्वांचल आईएएस इन तमाम मसलों को ध्यान में रखकर ही स्थापित हुआ है और ऐसे सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता है। तो इस वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य भाग की तरफ। यहाँ मैं आपका अपना परिचय कराते हुए महत्वपूर्ण तौर पर से कहना चाहूँगी कि मेरा नाम काजल है और मैं आज इस व्याख्यान के तहत मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 के भारतीय इतिहास के संदर्भ में टोटलिटी के साथ चर्चा करने वाली हूँ। संपूर्ण तौर पर चर्चा करूंगी। इतिहास विषय की जहाँ तक बात की जाए तो यह आपके प्रारंभिक परीक्षा का भी भाग है और मुख्य परीक्षा का भी मुख्य भाग है। इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इतिहास को, इसकी महत्ता को, इसकी प्रासंगिकता को। इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में कैसा है, इतिहास किन बातों को ध्यान रखने के लिए कहता है, सिविल सेवाओं की मांग क्या है इतिहास को लेकर के। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे ताकि आप इतिहास से जुड़े उन तमाम मिथ्यों को अपने दिलों से निकाल दें जो आपके मन में बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चर्चा योग्य जो बिंदु रहेंगे इस व्याख्यान के अंतर्गत, तो मैं उसे एक बार देख लेती हूँ। सर्वप्रथम हम प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण देखेंगे। उसके बाद हम परीक्षा के नजरिए से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इतिहास विषय से जुड़े मिथ्यों का समाधान भी इस व्याख्यान में होगा। जो गलत धारणाएं, जो मिथ्या धारणाएं आपके मन में इतिहास विषय को खासकर लेकर के उत्पन्न हुई है, उसको लेकर के और उसके समाधान को लेकर के चर्चा होगी। वैकल्पिक विषय के रूप में अगर आप इतिहास को लेने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, किस प्रकार से उत्तर देना है, प्रश्नों से किस प्रकार डील करना है और इतिहास के उत्तर को किस प्रकार से सारगर्भित और प्रभावशील बनाना है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम उत्तर लेखन संबंधी विवेचना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है करना। उसके बाद भाषा के संबंध में भी स्पष्टता देखेंगे, जिसमें आपको कैसी भाषा का प्रयोग करना है। कैसी कहने का मतलब है कोई भी भाषा नहीं, आपको जो कंफर्टेबल भाषा और जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है भाषा के संबंध में, हिंदी या अंग्रेजी, आप उसी के संबंध में आपका चयन करेंगे। वो आपकी कंफर्टेबिलिटी पर ही निर्भर करता है। लेकिन आप कोई भी भाषा का चयन करें, उस भाषा में लिखने के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे शब्द का चयन करना है और किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, इस पर चर्चा होगी। उसके बाद अंतिम तौर पे और मुख्य रूप से मैं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में संपूर्ण पाठ्यक्रम का मैं विश्लेषण करूंगी और उन क्षेत्रों को आपके साथ साझा करूंगी जहां पर सिविल सेवाओं की पकड़ और नज़र ज़्यादा होती है और जहां से प्रश्न आने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए, बिना विलंब किए हुए अपने प्रथम बिंदु की तरफ, जहां हम प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम को देख लेते हैं कि एमपीपीसीएस ने अपने प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में किन विषयों को समाहित किया है इतिहास विषय के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए, आपको सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य से जूझना है। यानी कि सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस राज्य से संबंधित विषयों का अध्ययन भी करना होगा। चाहे कोई बीपीएससी का स्टूडेंट हो यानी बिहार का, चाहे यूपी का स्टूडेंट हो यूपी पीसीएस का, उसको अपने अपने राज्य से संबंधित
विषयों को पढ़ना होगा, क्योंकि विद्यार्थियों जब आप जिस पद को धारण करने जा रहे हैं तो वहाँ के भौगोलिक संदर्भ से जानना आपको ज़रूरी है, उसकी अर्थव्यवस्था का ज्ञान आपको होना चाहिए, उसके इतिहास की समझ आपको रखनी पड़ेगी, उसकी कला, संस्कृति और साहित्य के संदर्भ में भी आपको जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आपको उस राज्य विशेष से संबंधित विशेष विषयों का अध्ययन करना होता है, और यही मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी है, जहां आप मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य की आपको चर्चा करनी है। आपको अच्छे से इसका अध्ययन करना है, क्योंकि जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रश्न आने की संभावना इस क्षेत्र से, इस एरिया से भी ज़्यादा ही रहती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियों को भी आप जानेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल से भी आपको रूबरू होना होगा, और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पर भी आपको अपनी नज़रें जो है वो इनायत करनी होगी। तो ये तमाम जो विषय हैं वो मध्य प्रदेश विषय हैं, मध्य प्रदेश से विशेष जुड़े हुए विषय हैं, तो इसका अध्ययन आपको करना है। इसके अलावा मुख्य तौर पर जो आपका इंडिया के कंटेक्स्ट में है, इंडियन हिस्ट्री है, उसमें आपको प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनके प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में देखना होगा। यहाँ पर एक लाइन में आपके प्राचीन और मध्यकालीन भारत के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जो प्रवृत्तियां रही है, जो घटनाएं, जो इवेंट रही हैं, उसको देखना होगा। इसमें आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत का संपूर्णता के साथ, टोटलिटी के साथ अध्ययन करना है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। उसके अलावा 19वीं व 20वीं शताब्दी के सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों की भी चर्चा होगी, और इसका अध्ययन भी आपको करना है, और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण ही है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो विषय है विद्यार्थियों, ये बहुत रुचिकर विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और सिविल सेवाओं की नज़रें इस विषय पर इनायत ज़्यादा रहती है। ये उनका फेवरेट टॉपिक है कह सकते हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके आने की संभावना भी अधिक रहती है, वेटेज अधिक रहता है। ज़्यादा प्रश्न स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, जहां गांधी युग है, संवैधानिक विकास की प्रवृत्ति जो शुरू हो जाती है, वो एक विषय है। तो इन तमाम बातों के कारण जो रुचि है सिविल सेवाओं की वो इस विषय में ज़्यादा है, और उससे संबंधित प्रश्नों को भी वो ज़्यादातर पूछते हैं। वेटेज जो है वह इस क्षेत्र से ज़्यादा होता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण तौर पर मैं वीवीआई कहना चाहूँगी इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, जहाँ पर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस से जुड़ा विषय है, जिसमें भारतीय आज़ादी के उपरांत भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, आप जानते हैं उसका एकीकरण कैसे हुआ, और उस एकीकरण की दिशा में सरदार पटेल और मेनन साहब की क्या भूमिका रही है, वो सब बातें आपको जाननी पड़ेंगी, महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे देखते हैं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या रवैया रहा है, और किन विषयों को उसने मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समाहित किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश सेवा मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, ये खंड अ है, और अ में इतिहास विषय को समाहित किया गया है, जिसमें इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित इकाई 1 के अंतर्गत भारतीय इतिहास में भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जहां हड़प्पा सभ्यता से 10वीं सदी तक आपको पढ़ना है, यानी कि संपूर्ण एंशिएंट इंडिया को ही आपको पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का आपको अध्ययन करना है, इसमें किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं गया है, एक लाइन में ही आपको बताने की पूरी कोशिश कर दी गई है कि आपको संपूर्णता से एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन करना है। उसके अलावा आपको इकाई 2 में जहां देख लेते हैं 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का अध्ययन आपको करना है, यानी कि मध्यकालीन भारत से भी संबंधित तमाम विषय को एक लाइन में यहाँ पर समेट दिया है, अर्थात आपको मध्यकालीन भारत का संपूर्णता के साथ अध्ययन करना है। मुगल शासक और उनका प्रभाव, प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, इन तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, यानी कि मध्यकालीन भारत का संपूर्ण विश्लेषण। उसके अलावा जब आधुनिकता की दहलीज पर भारत आ रहा है, उस
पीरियड को, उस क्षेत्र को, उस समय को भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बदल रही थी, व्यापार के तौर तरीके बदल रहे थे और एक नई शक्ति का आविर्भाव भारत में हो रहा था यूरोपियन शक्ति के तौर पर। इन तमाम बातों पर हम अध्ययन करेंगे। इकाई 3 के अंतर्गत ब्रिटिश औपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, यानी कि जब भारत, आम शब्दों में कहूँ, जब गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ खुद को पाता है, तो कई ऐसे भारतीय समूह रहे हैं, कृषक समूह कह लीजिए, जनजातीय समूह कह लीजिए, इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी के लिए। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वहीं भारतीय पुनर्जागरण जब भारतीय समाज कुरीतियों के बंधन में बन जाता है, जब अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ जाता है, तब राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जैसे विचारक और समाज सुधारक सामने आते हैं और इसे समाज सुधार में अपनी समाज सुधार की दिशा में अपना योगदान देते हैं। उसे हमको यहाँ पर जानना है, पढ़ना है और बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन की दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका अध्ययन आपको अच्छे तौर पर करना होगा। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, यानी कि जो संवैधानिक विकास भारत में हुआ है, उसको भी हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और ऐतिहासिक मंच पर देखेंगे। राज्यों का पुनर्गठन, यानी आज़ादी के बाद छोटी छोटी रियासतों में बटा भारत कैसे एक हुआ, कैसे अखंड भारत की शक्ल वो ले पाया। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश का गठन भी देखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रमुख घटनाएं हैं, उसको भी आपको देखना होगा। इसके अलावा 2 इकाई और हैं, जहां आपको मध्य प्रदेश विशेष के संदर्भ में पूछा जाएगा, जहां आपको मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन, जहां एक तरफ आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में आपको अध्ययन करना है, वहीं आपको मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, उसको भी आपको देखना होगा। भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में ही प्राचीन कला से आधुनिक कला तक के विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य एवं उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्षों का अध्ययन आपको मध्य प्रदेश से संबंधित मध्य प्रदेश विशेष के संदर्भ में आपको करना है। इसके अलावा अंतिम इकाई जो 5वीं इकाई है, इसमें आपको मध्य प्रदेश की जो प्रमुख रियासतें हैं, जिसमें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत की चर्चा करनी है और प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक आपको इन रियासतों का योगदान, इनके संबंध में घटनाएं और भूमिका को देखना होगा। तो यह है आपका संपूर्ण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का इतिहास के संदर्भ में पाठ्यक्रम। ये सब पढ़ के आपको जरूर मन में आ रहा होगा कि बहुत एग्जॉस्टिव है, कैसे होगा, किस प्रकार से इतना लंबा गहन सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बात को तो कम से कम आप कभी सोचे ही ना कि एग्जॉस्टिव सिलेबस है। सिलेबस बहुत सारगर्भित है, महत्वपूर्ण है। बस आपको अच्छी रणनीति बनाने की ज़रूरत है और अच्छी समझ और अच्छी पकड़ बनाने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा बढ़ के मैं बोलूँगी, आपको विषय के कोर कंटेंट और इसके शास्त्र को समझने की ज़रूरत है, ताकि जो आपके मन में इतिहास को लेकर के जो संशय है, जो मिथ्या धारणाएं हैं, वो निकल सके। आपको पता होना चाहिए कि सिविल सेवाओं के तहत अगर संघ लोक सेवा की बात करूं, तो इतिहास पॉपुलर विषय रहा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसको देखा गया है। और वैकल्पिक विषयों के चयन का जहां तक सवाल है, इतिहास अग्रगणी रहा है। जैसे कि कभी एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है, एंथ्रोपोलॉजी का चयन लोग बहुत करते थे। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दौर देख सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों को लोग वैकल्पिक विषय में चयन करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इतिहास की प्रासंगिकता खोई नहीं है, इतिहास की महत्ता धूमिल नहीं हुई है। इतिहास उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही महत्वपूर्ण है। और इतिहास सिर्फ अपने विषय को लेकर के ही महत्वपूर्ण नहीं है, इतिहास अन्य विषयों पर पकड़ बनाने के मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसकी चर्चा हम करेंगे अपने अगले स्लाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ, परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण बातों को जरा हम देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन पर पकड़ बनाने हेतु यह महत्वपूर्ण विषय है, यानी कि जो आपके जनरल स्टडीज के अन्य विषय हैं, उस पर भी पकड़ बनाने में ये जो विषय है, इतिहास है, वो बहुत हद तक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतिहास भारत के जनजीवन, समाज, संस्थाओं व ऐतिहासिक विरासत धरोहर के संबंध में अपनी व्यापक जानकारी देता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जब आप सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हो, यानी कि जब आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हो या आप ऐतिहासिक
विरासत धरोहर की चर्चा कर रहे हो, आप राज व्यवस्था की चर्चा कर रहे हो, आप संवैधानिक विकास की चर्चा कर रहे हो, आपको इतिहास के गर्भ में इनको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको जाना ही पड़ेगा और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन विषयों का अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास की अच्छी समझ आपको अन्य विषयों की अच्छी समझ की तरफ लेके जाएगा, उन अन्य विषयों की तरफ लेके जाएगा, उन विषयों की तरफ आपके द्वार को खोलेगा जो इतिहास से संबंधित हैं और इतिहास उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जानकारी देता है, यानी कि आधार प्रदान करता है, बेस देता है। निबंध के पेपर में भी यह लाभदायक है क्योंकि समीक्षात्मक, विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक जानकारी के लिए इतिहास लाभदायक सिद्ध हुआ है। आप इतिहास को समीक्षात्मक रूप से देखते हैं, समीक्षा करते हैं उसकी, आप विश्लेषणात्मक नज़रिए से उसको पढ़ते हैं, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करते हैं। इतिहास के संदर्भ में ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर आपको विश्लेषण करने की छूट होती है, समीक्षा करने की छूट होती है। और जहाँ तथ्य की बात करूँ तो तथ्य तो इतिहास का अपना कोर मूल वस्तु है, तथ्यों का भरमार है, तथ्यों का महासागर है इतिहास। जहाँ आपको अगर तथ्य की जानकारी होती है तो आप अपने लंबे जो आंसर्स होते हैं निबंधात्मक तौर पर उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको सारगर्भित बना सकते हैं, प्रभावशील बना सकते हैं और अंक अच्छे फिर क्यों नहीं आएंगे, यह भी आप सोचिए। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर में इतिहास की भूमिका महत्वपूर्ण है। जहां देखिए भारतीय राजनीति तथा स्वतंत्रता आंदोलन के तथ्यात्मक पहलुओं में काफ़ी समानता है, इसीलिए इतिहास विषय की अच्छी जानकारी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यार्थियों, एक बात आप गौर करिएगा कि जब आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक विकास को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि संविधान के विकास का ऐतिहासिक जर्नी क्या रहा है, हिस्टोरिकल यात्रा है उसका क्या रही है, जब आप उसको देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में कैसे धीरे धीरे शासक व्यवस्था से शुरू हो करके इतिहास ने अपने आप को ढाला, इतिहास की वर्तमान की जो रूपरेखा है जो आज आप देख रहे हैं, उसकी समझ प्राप्त करने के लिए आपको ऐतिहासिक कंटेक्स्ट में जाना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय राजनीति तथा स्वतंत्रता आंदोलन का जो तथ्यात्मक पहलू है आपस में काफी मेल खाता है। इसीलिए अगर आपको भारतीय इतिहास का यह भाग अच्छे से समझ में आया है तो आप भारतीय राजनीति के उस आधार को भी समझ पाएंगे जिस पर वो टिका हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से बिंदु हैं जो इतिहास को लेकर के महत्वपूर्ण बातों का खुलासा करेगा। अगला पॉइंट है, जो आधुनिक इतिहास की समझ रखता है वह राज व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दे पाने में समर्थ होता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी जो राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी या राजनीति से संबंधित जो विषय हैं वो काफ़ी हद तक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए अगर भारतीय इतिहास की जानकारी आपको अच्छी है तो भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में भी आपको अच्छी जानकारी होगी, आप उसमें एक पुख्ता बेस बना पाएंगे। अगर बेस अच्छा है, नींव अच्छी है तो इमारत भी अच्छी होती है, ये तो आप जानते ही हैं। और इतिहास कई विषयों को नींव प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। इसीलिए इतिहास की महत्ता और प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी है। इस बात का आप ध्यान रखिए। इतिहास का विद्यार्थी अगर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के आर्थिक पहलुओं की अगर अच्छी समझ रखता है तो वह वर्तमान में नियोजित अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को भी अच्छे से समझ सकेगा। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या चुनौतियां हैं, उसकी क्या रूपरेखा है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, इन तमाम बातों को आप तब समझ पाइएगा जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रूबरू हो पाइएगा। और इतिहास वो पृष्ठभूमि देने में काम करेगा, इतिहास वो आधार प्रदान करेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, जब औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां क्या रही थी और अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या नया मोड़ दिया, कि क्या उनकी प्रकृति रही, क्या उनकी प्रवृत्ति रही। दादा भाई नेरोजी के एक धन बहिर्गमन सिद्धांत को जब तक आप नहीं समझ पाइएगा तो आप कैसे आज ब्रेन ड्रेन जैसी बातों को समझ पाने में सक्षम होइएगा। इसीलिए आपको मैं फिर से कहना चाहूंगी, इतिहास वो विषय है जो कई विषयों को राह प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देता है जिससे आपको उस विषय के संदर्भ में पकड़ मजबूत होती है। इसीलिए इतिहास महत्वपूर्ण है अन्य विषयों के लिए ही, अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य विषयों के संदर्भ में भी। इतिहास आज भी विद्यार्थियों के मध्य लोकप्रिय बना हुआ है क्योंकि यह बहुत सारे विषयों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
अभी मैंने आपको समझाया। विद्यार्थियों को यह भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह अंक लाने में मददगार नहीं है। यह रणनीति व समझ के साथ इसमें अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। मैंने कहा ना, जिस प्रकार से गणित आपको अच्छे अंक दिलाता है, वैसे ही इतिहास भी आपको अच्छे अंक दिला पाने में पूर्ण रूप से समर्थ है। जब आप अच्छी रणनीति अपनाते हैं, जब आप वैज्ञानिक होकर के, तर्कयुक्त होकर के, तर्क संगत होकर के जब आप उत्तर देते हैं, तो आपको अच्छे अंक क्यों नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको इतिहास के संदर्भ में कुछ बातों का ख्याल रखना है ताकि आपको अच्छे अंक मिले, बजाय कि इसके संदर्भ में आपको गलत अवधारणाएं पैदा कर लेनी है अपने मन में। इतिहास विषय में यह कोशिश की जानी चाहिए कि स्थापित मानदंडों का ही प्रयोग हो। यहाँ पर स्थापित मानदंडों को कहने का अर्थ यही है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, स्थापित मानदंड यानी कि जो तथ्य हैं दोस्तों, वो सर्वमान्य होने चाहिए, जिसमें किसी प्रकार के वाद या संशय की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक इतिहासकार ने तालाब से मछली निकाला, फ्रेश, वो एक फ्रेश तथ्य के रूप में उसको मान लीजिए, वो एक एकदम विशुद्ध तथ्य है। अब उस मछली को कुछ कैसे पका के खा रहे हैं, कुछ उसका सेवन किसी अन्य ढंग से कर रहे हैं, कुछ के रेसिपी में अलग विधि है, कुछ के रेसिपी में अलग विधि है। तो ये इतिहास का इंटरप्रिटेशन है जो इंसान अपने अपनी समझ, अपनी अपनी परसेप्शन से करता है। किसी को कैसे खाना पसंद है, किसी को कैसे खाना पसंद है, ये इतिहास में नहीं होना चाहिए। इतिहास तथ्यों पर आधारित है, लेकिन तथ्यों का जो प्रकटीकरण है, तो तथ्यों का जो इंटरप्रिटेशन है, वो सर्वमान्य होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। और मछली जो विशुद्ध रूप से तालाब से निकाली गई है, वो जो तथ्य है, और उसका सर्वमान्य प्रकटीकरण यही है कि उसको पका के खाना है, उसको कच्चा नहीं खाना है। ठीक है, अब लोग किस प्रकार से पकाते हैं वो उनका अपना मुद्दा है, लेकिन वो जो ईडेबल आइटम है वो उसको पका के खाने वाला है। ये उसका एक सिंपल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इसके अलावा इतिहासकार और बहुत सारे लोग इतिहास के तथ्यों को तोड़ के, मरोड़ के जो पेश करते हैं, इतिहास के साथ वो नाइंसाफी करने का काम करते हैं। और इतिहास के विद्यार्थियों को इन बातों से बचना होगा, ऐसे तथ्यों से बचना होगा, और ऐसे टेक्स्ट पढ़ने से बचना होगा जो इस प्रकार के तथ्यों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और इतिहास की जो कोर भावना है उसको आहत करने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर लेखन संबंधी जो विवेचना है उसके संदर्भ में बात होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखकर हमको उत्तर देना है। यहाँ पर कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आखिर कहना क्या चाहती है, वही कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है, पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, आपको इन्हीं लाइन पर रह करके उत्तर देना है। आपको यह कोशिश करनी है कि जब मैं अपने उत्तर को लिख रहा हूं या लिख रही हूं तो उसमें लोकतंत्रात्मक प्रवृत्तियां विद्यमान हो, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष जैसी भावनाएं कभी कभी भी आहत ना हो, और समाजवादी यानी कि सर्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के ही मैं अपने उत्तर का विश्लेषण या उसकी समीक्षा करूं। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उत्तर की गुणवत्ता में उछाल आएगा और आपके अंकों में भी, क्योंकि इतिहास की सोच भी इसी प्रकार से विकसित हुई है। भारतीय संविधान की जो कोर भावना है उसी को ध्यान में रखकर भारतीय इतिहास का भी विकास हुआ है। आपको वैसे तथ्यों से, वैसे इंटरप्रिटेशन से बचना है जो आपको मिसगाइड करने का काम करते हैं, मिसलीड करते हैं। और इतिहास के विद्यार्थी हो या सिविल सेवा के विद्यार्थी हो, इनको इस बात का खासा ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप अपनी भूमिका राष्ट्र को अदा करने वाले हैं। इसीलिए आपको इन परिपाटी का, इन बातों का ध्यान रखना तो बेहद जरूरी है। जो तर्कों को
तर्कों की युक्ति संगत व्याख्या करता हो, ऐसा उत्तर लिखा जाना चाहिए। जो तर्क, जो तथ्य आपके सामने आए हैं, उसका युक्ति संगत व्याख्या होना चाहिए। उसकी व्याख्या, आप उसकी इंटरप्रिटेशन को मिसलीड होकर के ना करें। कुछ ऐसे बातों को वहां ना रखें जो इन भावनाओं को आहत करती हो। इसके अलावा इतिहास की कोर भावना को आहत करती हो, इसको आपको देखना पड़ेगा। युक्ति संगत होकर के आपको उत्तर दिखना है। कथात्मक मिथकीय बातों व तथ्यों से बचना चाहिए। जो कथा कहानियों में चली आ रही हैं, जो मिथकीय बातें हैं, जो कभी जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जो ऑथेंटिक रूप से मौजूद नहीं है, उन बातों से आप बचें। अगर आप उसकी चर्चा करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप वहां पर मेंशन करें कि ये कहा जाता है, ऐसा मिथकीय बात है, कथकीय बात है, कथात्मक तौर पर यह है, इसको आपको मेंशन करना होगा। आप इसको सर्वमान्य तौर पर लेकर के नहीं चल सकते। स्थापित मानदंड की धारा में आप इसको कभी भी पेश करने की चेष्टा भी ना करें। इस बात का आप खासा ख्याल रखें। वैज्ञानिक इतिहास की परिपाटी का निर्माण होना चाहिए। वैज्ञानिक इतिहास की परिपाटी का निर्माण करने का मतलब है कि जब आप उत्तर को अंतिम रूप से जब बाइंड अप कर रहे हो, रैप अप कर रहे हो, तो आप एक निष्कर्ष प्रस्तुत करें, कंक्लूजन, जैसे साइंस पेश करता है, हेंस प्रूव्ड। उस प्रकार का उत्तर और ऐसा उत्तर आपको होना चाहिए, यानी कि निर्देशों को स्पष्टता के साथ लिखना और कंक्लूजन पेश करना। आपको उत्तर को इस प्रकार से लिखना होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक शब्दावली के स्थान पर प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करें। यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि साहित्यिक भाषा और लहजा अगर आप ना ही लिखें तो बेहतर है। जो प्रचलित भाषाएं हैं, जो प्रचलित शब्दावली है, आप उसका ही प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी समझ भाषा के प्रति सरल और सहज ही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा सांस्कृतिक और साहित्यिक लहजा है उसमें न फंसे। अगर आप उसमें फंसेंगे तो आप इतिहास की भावना से दूर हो जाएंगे। आप भाषा के चक्करों में उलझ के रह जाएंगे। और भाषा, ये हिंदी का पेपर नहीं है, ये अंग्रेजी का पेपर नहीं है जहां पर आपको भाषा की पराकाष्ठा तक जाना है, भाषा की गुणवत्ता को शो करना है। आपको यहाँ पर इतिहास के कोर भाव को शो करना है, और वो भी बेहद सरल, सहज और प्रचलित भाषा के अंतर्गत। ठीक है, इस बात का आप खासा ख्याल रखें। चलिए, मैं जानती हूं आप सब अच्छे से इस बात को समझ पा रहे हैं, आशा कर रही हूं। आगे बढ़ते हैं। ये यहां थोड़ा रिपीट हो गया, माफ करिएगा। इसके अलावा आप उपयुक्त जो बातें मैंने आपको बताई उसी संदर्भ में ये बिंदु है। पॉपुलर गाइड बुक इत्यादि पर अपनी निर्भरता को त्याग दीजिए दोस्तों, त्याग दीजिए एकदम। बिल्कुल देखना ही नहीं है जो पॉपुलर गाइड बुक होता है। उसको आपको इसीलिए नहीं देखना है क्योंकि वो ऐसे लोगों द्वारा लिखी जाती है जो सामान्य लोग हैं, जिनको इतिहास की उतनी समझ नहीं है, इतिहास पर उनकी पकड़ नहीं है। तो ऐसे गाइड्स बुक को आपको बिल्कुल नहीं देखना है। और आप ऐसे टेक्स्ट का सहारा लेते हो, जब ऐसे सोर्सेज का सहारा लेते हो और जब आप आंसर लिखते हो, नंबर नहीं मिलता है, तो आप बोलते हो इतिहास अच्छा विषय नहीं है, इतिहास में नंबर नहीं आते हैं, इतिहास एग्जॉस्टिव है, इतिहास की व्याख्यात्मक प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, उसको व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब बातें आपकी कमजोरी हैं, इतिहास की नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे टेक्स्ट को आप ध्यान रखें जो शोध परक हो व शैक्षणिक दृष्टिकोण से लिखी गई हो। ऐसे ही पुस्तक और ऐसे ही सोर्सेस का सहारा आपको इतिहास को पढ़ने के लिए लेना होगा। इसके सबसे पहले इसी क्रम में कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों का अनुसरण आप अवश्य रूप से कर लीजिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्थापित मानदंडों पर टिका है और इसके जो तथ्य हैं वो सर्वमान्य है और इसके तथ्यों में किसी प्रकार का संशय नहीं है। ठीक है, सर्वमान्य है, संशय नहीं है और कोई वाद विवाद भी नहीं है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी को सर्वप्रथम पढ़ लेना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, आपको एनसीईआरटी आधार प्रदान करेगा विषय के संबंध में। ठीक है, बेस मजबूत करने के लिए आपको जरूरी है, जब आप इतिहास के, जैसे मान लीजिए आप नए विद्यार्थी हैं, नए तौर पर आप वैकल्पिक विषय ले रहे हैं या इतिहास को आप पढ़ना चाहते हैं, इतिहास को आपने अपने बैचलर और मास्टर्स लेवल पे नहीं पढ़ा है, तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी आपको इतिहास के संबंध में अच्छी तथ्यपरक, स्थापित मानदंडों पर आधारित तथ्यों को देगा
और एक सही आधार प्रस्तुत करने का काम करेगा। क्लास 6 से लेकर के 12 तक के इतिहास को तो आप निश्चित तौर पर देख लीजिए, निश्चित तौर पर पढ़ लीजिए। दूसरा, पूर्वांचल आईएएस ने स्वयं इतिहास की पुस्तिका को जारी किया है, जिसमें मेरा भी योगदान रहा है और मैंने उसे शैक्षणिक दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश की है और उसे शैक्षणिक दृष्टिकोण, शैक्षणिक परिपाटी ही दी है। उसको आधार मैंने बनाया है और वो आपके आधार को मजबूत करने में, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत करने में बहुत भूमिका निभाएगी। ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स के साथ लिखा गया है, मैप का यूज किया गया है, जिससे आपको इतिहास को समझने में आसान आपको पड़ेगा, आसानी का अनुभव होगा। तो आप उस पुस्तक को आप उस पुस्तक को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिसको पढ़े बिना आप कम से कम अपने वैकल्पिक क्षेत्र में न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में 12वीं से 6ठी से लेकर 12वीं तक के उसे पढ़ने के उपरांत और पूर्वांचल आईएएस द्वारा प्रकाशित जो पुस्तिका हो उसको पढ़ने के उपरांत आप वहां न्याय कर पाइएगा। लेकिन अगर आप इतिहास को वैकल्पिक विषय की ओर लेने की तरफ सोच रहे हैं तो आप अगर एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को अगर आप और भी विश्लेषणात्मक और तथ्यपरक तरीके से पढ़ना चाहते हैं प्राचीन भारत को, तो आप आर एस शर्मा, जो राम शरण शर्मा जी हैं, उसको आप पढ़िए। इन्होंने बहुत ही सारगर्भित तौर पर बहुत ही सहज भाषा में इतिहास को लिखा है और यह शैक्षणिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, शोधपरक दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब आप मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ते हैं तो आप सतीश चंद्र साहब को जरूर पढ़ लें। सतीश चंद्र साहब भी अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत ही तथ्यपरक और विश्लेषणात्मक तौर पर उन्होंने चर्चा की है इतिहास को लेकर के। मैं ये मस्ट रीड बुक बता रही हूँ आपको, अगर आप वैकल्पिक विषय लेने की सोच रहे हैं इतिहास को तो। और अगर आप आधुनिक भारत की जहां तक बात करें, आधुनिक भारत, तो आप आधुनिक भारत के संदर्भ में जो बाइबल मानी जाती है विपिन चंद्र साहब की पुस्तक, आप उसका तो अध्ययन करें ही, विपिन चंद्र। उसके अलावा आप शेखर बंदोपाध्याय साहब की शेखर बंदोपाध्याय साहब की यहां लिख देती हूं, जो इनकी पुस्तक है प्लासी से विभाजन तक, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आप इतिहास में कोई नया विद्यार्थी भी है तो एक बहुत बेहतरीन समझ बना लेगा और वैकल्पिक विषय में उसको सफलता मिलेगी, अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये कुछ टेक्स्ट है, मस्ट रीड है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये स्थापित मानदंडों पर आधारित है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से लिखा गया है और सरकार की तरफ से जो इसकी विवेचना है वो स्थापित कर दी गई है। यानी कि इसमें जो फैक्ट है वो किसी भी डाउट के घेरे में, कंट्रोवर्सी के घेरे में नहीं आते हैं। इसीलिए आपको इन टेक्स्ट का हवाला मैंने दिया है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। अब अंतिम रूप से मैं बात करना चाहूंगी कि मुख्य परीक्षा के वे कौन से एरिया होगा, कौन सा वो क्षेत्र होगा जहां आपको ज्यादा अपना फोकस देना होगा, ज्यादा अच्छे से आपको वहां पर पढ़ना होगा। तो एक ब्लैंक पेज के साथ मैं चलूंगी। तो विद्यार्थियों, आपके सिलेबस की शुरुआत ही हड़प्पा सभ्यता से होती है। एकदम इसको ध्यान से आप देखते जाइएगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसको वीवीआई कहूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ना होगा, इस बात का आप खासा ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों, यह एक विराट सभ्यता थी और हड़प्पा की सभ्यता संघ लोक सेवा आयोग और तमाम राज्य सेवा आयोग के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यूपीएससी की बात करें तो उसकी इस विषय में विशेष अभिरुचि है। इस अभिरुचि का कारण मैं बता दूं कि माना जाता था कि वैदिक
सभ्यता से पहले भारत की कोई संस्कृति नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन सन 1921 में यह मिथ्य टूटता है, यह अवधारणा खत्म होती है और यह तथ्य पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है कि विश्व के सामने यह प्रस्तुत की गई दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और यह सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, ठीक है। और विश्व को इस सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण देन भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो कंट्रीब्यूशन है, जैसे मैथमेटिक्स को लेकर के, मापतौल, नौका आदि, विशेष व्यापार, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज जोनल ट्रेड, एक्स्ट्रा जोनल ट्रेड, ये महत्वपूर्ण देन है हड़प्पा सभ्यता की पूरे विश्व को। इसके अलावा आपको इसके धार्मिक सांस्कृतिक जो प्रवृत्ति है उसको देखना बहुत जरूरी है, यानी कि जो इसका धार्मिक व सांस्कृतिक प्रवृत्ति को जो पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट एरिया है। इससे जो आपको प्रश्न आएगा अधिक तौर पर देखे गए हैं। इसके अलावा हड़प्पा संस्कृति का योगदान क्या रहा है भारतीय समाज को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, ये संस्कृति मैंने लिखा है, यही कारण है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है कि भारतीय समाज और संस्कृति में हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का क्या योगदान रहा है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी मैंने देखा है और यूपीएससी की तो खासा अभिरुचि इस विषय को लेकर के होती ही है। इसके अलावा अगर हम ये तो पहला हो गया, अगर हम और दूसरा अब आते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल, अगर हम वैदिक काल की बात करें विद्यार्थियों ध्यान से सुनिएगा, तो यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। जहां हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता के तौर पर उभरता है, भारत की पहली सभ्यता जो नगरीय सभ्यता मानी गई, वहीं ग्रामीण सभ्यता के तौर पर वैदिक काल देखते हैं हम। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि विद्वानों के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो इन्होंने इसको वैदिक काल को भारतीय सोच का आधार समझा है, भारतीय सोच का इसको आधार माना है। वैदिक काल को भारतीय सोच का आधार, जब ये भारतीय सोच का आधार है तो निश्चित तौर पर हमको इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य को जानना होगा, पढ़ना होगा। ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे जो प्रश्नों के आने की संभावना होती है वह यह है कि वैदिक काल की सांस्कृतिक प्रवृत्तियां क्या थीं, सामाजिक प्रवृत्तियां क्या रहीं और धार्मिक प्रवृत्तियां क्या रहीं। इन बातों पर आपको यहाँ पर खासा ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह एक आद्य कृषि व्यवस्था थी, है ना। और अर्थव्यवस्था की जो मूल भावना है, जो मूल प्रवृत्ति है, हम वैदिक काल से देखते आ रहे हैं। वैदिक काल को हम इस संदर्भ में पढ़ने के वैदिक काल को इस संदर्भ में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राज व्यवस्था की जो नवीन प्रवृत्तियां भी इस एरा में उभर रही थी, उस पर आपको फोकस करना है। इसके फिलोसॉफिकल एसेंस पर भी आपको देखना है। उसके अलावा वैदिक एज के लिए जो पुरास्थल है वो बहुत ही कम है, जैसे कि अतरंजी खेरा है, हस्तिनापुर, पुराना किला दिल्ली, जखेड़ा, भगवानपुरा इत्यादि। लेकिन आपको इसके साहित्यिक साक्ष्य पर ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से अपनी नज़र इनायत करनी है, क्योंकि मौजूद भी इसके प्रति साहित्यिक साक्ष्य ही ज़्यादा हैं, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, तो आपके इसके लिटरेरी सोर्स को लेकर के अध्ययन करना है। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट पर मैं बढ़ूं तो छठी शताब्दी का जो काल है वो मौर्य काल है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं ज़रा साफ कर देती हूँ। जो 6th सेंचुरी का काल रहा है, यानी कि जो 6th छठी शताब्दी का जो दोस्तों काल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है और यह मौर्य काल है। मौर्य काल, अब मौर्य काल के अंतर्गत आपको सबसे ज़्यादा जिस पर बात करनी है, अध्ययन करना है, वह है इसका कला और संस्कृति में जो इसका योगदान है, कला और संस्कृति का जो विकास इस काल में देखा गया है, कला संस्कृति का विकास, ये आपको ज़्यादा तौर पर देखना होगा, पढ़ना होगा। और इसे हड़प्पा के बाद द्वितीय नगरीय काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको सेकेंड जो नगरीय काल है उसे यह कहा जाता है।
और इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि कला और संस्कृति का विकास इसमें बहुत महत्वपूर्ण तौर पर देखा गया है। इसके अलावा व्यापारिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस पर भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। जैसे कि श्रेणी के बारे में जानकारी, राजगृह, कौशाम्बी, राजघाट जैसे नगरों का सूत्रपात होना, व्यापारिक मार्गों का विकास होना, खासकर ब्राह्मणेतर विचारधारा जो इस एरा में उभरती है, भारतीय जीवन प्रणाली के महत्वपूर्ण स्थान को इन्होंने ग्रहण किया। और इस दार्शनिक चिंतनों में आम तौर पर हम नास्तिक चिंतन प्रणाली की धारा इसको कहते हैं, नास्तिक चिंतन प्रणाली, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म दर्शन परंपरा या आजीवक संप्रदाय भी ले सकते हैं, आजीवक संप्रदाय, इनका आविर्भाव ब्राह्मणेतर विचारधारा के तहत हुआ। यानी कि जो ब्राह्मणों की विचारधारा थी उसके इतर एक नया धर्म उभरता है, एक नया दर्शन उभरता है। और यहाँ पर आपको धर्म की समालोचना को लेकर समझ पैदा करनी पड़ेगी, समालोचना को लेकर के, क्योंकि एक नया धर्म सोसाइटी में आया है, एक नए दर्शन का आविर्भाव हुआ है, तो इसको लेकर के आपको समालोचनात्मक होकर सोचना पड़ेगा, समालोचनात्मक होकर के आपको यहाँ पर उत्तर भी देना है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण रूप से बता दी है। इसके अलावा आपको मौर्य काल का प्रशासन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखना है, जिसमें अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका व्यापक रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, अशोककालीन अभिलेख जो हैं उसके बारे में भी आपको जानना है और एक तुलनात्मक अध्ययन करना है, क्योंकि इतिहासकार यह मानते हैं कि इतिहास सारगर्भित भले ना हो, लेकिन तथ्य विशेष के संदर्भ में उसकी जो व्याख्यात्मक शैली है वह स्थापित मानदंडों पर आधारित हो। इसीलिए आपको बहुसंदर्भी व्याख्या करनी है इतिहास की अपने उत्तर में। ठीक है, आपको इसके अर्थव्यवस्था, धर्म, समाज पर प्रभाव है उसको भी लेकर के बात करनी है। मौर्य समाज का प्रशासन, अर्थव्यवस्था, धर्म, समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कला और स्थापत्य कला के संदर्भ में आप मौर्य काल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कला व स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर के आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अशोककालीन अभिलेखों से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जानकारी जो प्राप्त होती है और प्रबुद्ध राजतंत्र का जो आदर्श स्थापित किया था अशोक ने, अशोक की नीति जो धम्म नीति है उसको लेकर के आपको बहुत अच्छे से चर्चा करनी है। उसके अलावा जो शुंग सातवाहन काल था, शुंग सातवाहन काल, शुंग सातवाहन काल भारत में आर्थिक विकास के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यानी इसकी अर्थव्यवस्था को लेकर के आपको बात करनी है खासा रूप से। किस अर्थव्यवस्था की नई प्रवृत्ति का जन्म शुंग और सातवाहन काल में होता है। इसके अलावा यह जन कला आंदोलन का भी काल रहा है, जन कला आंदोलन का काल। तो दोस्तों देखिए, इसके अंतर्गत जैसे कि आपको कुषाण काल है, कुषाण काल में आपको कुछ कलाओं का आविर्भाव हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इसके ऊपर। इसको भी मैं आपको वीवीआई कहूँगी, इसको ध्यान से समझिएगा। कुषाण काल में जैसे गांधार कला और मथुरा कला, ये दो कलाओं का आविर्भाव होता है, दो कलाएं उभर कर आती हैं। गांधार कला जहाँ पर हम ग्रीक रोमन प्रभाव से सना हुआ इसको देखते हैं, वहीं मथुरा कला को हम स्वदेशी कला के रूप में इसको देख पाते हैं। शक, पार्थियन जैसे विदेशी भारतीय समाज को स्वीकारते हैं और समाज उन्हें स्वीकृति भी प्रदान करता है। इस काल में ये सारी व्यवस्थाएं हो रही थी। इसका भारतीय धर्म और शासन को अपनाते हैं और भारत भी उन्हें अपनाता है। तो एक कह सकते हैं कि समन्वयवादी संस्कृति का उद्भव इस समय हो रहा था। समन्वयवादी संस्कृति, समन्वयवादी संस्कृति का उदय हम यहाँ पर देख सकते हैं। कनिष्क का योगदान, सिक्कों के विकास का यह काल रहा है। गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था कितनी रिच, कितनी सुदृढ़, कितनी अच्छी रही है उसका पता चलता है, उसका आकलन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो
ये सारी बातों को लेकर के यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करनी है इस विषय में, इस क्षेत्र में। वहीं अगला बढ़ते हैं गुप्त काल। गुप्त काल को विद्यार्थियों, कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने इसे स्वर्णकाल कहा है, कुछ ने इसको स्वर्णकाल नहीं कहा है, क्योंकि इस काल में हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का जो पतन है वो आरंभ होता है, व्यापारिक दिशाएं बदलती हैं, लेकिन वहीं कला के दृष्टिकोण से गुप्त काल स्वर्ण काल वास्तव में रहा है। कला के दृष्टिकोण से गुप्त काल में जो विकास हुआ है वो अतुलनीय और अद्भुत है। सारनाथ, अजंताकालीन चित्र, ये सब प्रभावी रहे हैं, जो जीवंतता प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको इसके कलात्मक परिप्रेक्ष्य में अधिक पढ़ाई करनी है, और इसकी जो अर्थव्यवस्था है इस काल में वो कहीं ना कहीं पतनोन्मुख थी, डिक्लाइन की तरफ थी। तो यहाँ पर आपको तुलनात्मक होकर के उत्तर देना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, क्योंकि आप इसको संपूर्ण रूप से स्वर्णकाल नहीं कह सकते हैं और संपूर्ण स्वर्णकाल होने से इनकार भी नहीं कर सकते, ना इकरार कर सकते हैं ना इनकार कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको तुलनात्मक होकर के, न्यूट्रल होकर के बातों को रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कला के क्षेत्र में तो स्वर्णकाल वास्तव में था, तो उसको आप कैसे प्रूव करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, कला है जो अद्भुत, सारनाथ है वो कला का अद्भुत केंद्र था। अजंताकालीन चित्र जब आप देखेंगे तो एक प्रभावी और जीवंतता उन चित्रों में पाते हैं। प्रशासन में महत्वपूर्ण रूप से एक पॉइंट यहां पर और है कि प्रशासन में हम देखते हैं गुप्त काल में सामंतवादी व्यवस्था का उदय। ठीक है, हम नासिक के अभिलेख से भूमि अनुदान की परंपरा को देखते हैं। नासिक का एक अभिलेख है जिसमें भूमि अनुदान की परंपरा का साक्ष्य मिलता है। यह भारत में सामंतवाद की परंपरा और परिपाटी के विकास की तरफ इंगित करती है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। आपके मेंस एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है, और जो वैकल्पिक तौर पर विषय को लेने वाले हैं उनको भी भारतीय सामंतवादी व्यवस्था के तहत पढ़ना है। प्रशासनिक व्यवस्था में जो अंतर हम मौर्य से गुप्ता तक पाते हैं, जहां मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था रही है केंद्रीकृत, और वहीं गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था वो रही है वो है सामंतवादी। तो यहाँ पर आपको एक समालोचनात्मक होकर के एक अंतर को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाई यहाँ पर करनी है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपको इस वीडियो को सुनना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो गुप्ता पीरियड है वो साहित्य के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य के दृष्टिकोण से कालिदास की जो रचनाएं हैं वो इसमें लिखी गई, पुराणों की रचना, स्मृति साहित्य की रचना, बौद्ध साहित्य की रचना, जैन दर्शन की रचना, ये व्यापक संकलन आप मान के चलिए कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य ही हुआ है। उसके अलावा आप वर्णाश्रम संस्कृति का विकास गुप्त काल में देख पाते हैं। और उत्तर गुप्त काल की जहाँ तक हम बात करें, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस विषय में आपको क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। उत्तर गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल में जो है वो हर्षवर्धन का काल बहुत महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन का काल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समय में शैक्षणिक दृष्टि से भारतीय समाज बहुत महत्वपूर्ण से उभर कर आता है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत की शिक्षा का एक मानक प्रस्तुत करता हुआ देखते हैं हम, और आज भी नालंदा विश्वविद्यालय की जो गाथा है वो हम देख सकते हैं। उसके जो खंडहर हैं वो अपनी शैक्षणिक पराकाष्ठा को चीख चीख कर कह भी रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपको उत्तर गुप्त काल को पढ़ना है। इसके अलावा आप अगर दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ आपको पल्लव और चोल, ये 2 महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है। पल्लव और चोल, क्योंकि पल्लवास और जो चोलास हैं ये द्रविड़ कला के स्थापत्य को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। द्रविड़ कला जो पल्लव से चोल तक विकसित हुई है, पल्लव काल से चोल काल तक विकसित हुई है। चोलकालीन मंदिर व उसकी सामाजिक भूमिका और आर्थिक भूमिका महत्वपूर्ण थी। जो चोलकालीन मंदिर होते थे वह सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों का केंद्र थे। अर्थव्यवस्था में उनका योगदान और सामाजिक प्रवृत्तियों में उनका योगदान महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। चोलकालीन मंदिर में बृहदेश्वर मंदिर
का अपना अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनकी अलग महत्ता थी, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे वो लोग। तो यहाँ पर इन बातों से क्या निकल कर सामने आता है? टेम्पल लैंड लॉर्डिज्म। टेम्पल लैंड लॉर्डिज्म, यहाँ पर हम टेम्पल लैंडलॉर्डिज्म की अवधारणा को देख सकते हैं, क्योंकि जो मंदिर होते थे वो सामाजिक और आर्थिक दोनों भूमिका निभाते थे। तो इस विषय को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हम 800 से 1200 तक के काल को अगर हम देखें, तो इसे हम राजपूत शासन के तौर पर देख सकते हैं। राजपूत शासन, राजपूत शासन में यहाँ पर आपको पॉलिटिकली उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके राजनीतिक प्रवृत्तियों को थोड़ा सा अगर आप सरसरी निगाहों से देखेंगे तो चलेगा, लेकिन मंदिर वास्तुकला के तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण काल रहा है, जिसमें बेसर, नागर और उड़ीसा जैसे जो मंदिरों का विकास है वो महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ग्रंथ, संगीत, वास्तु से संबंधित ये जो काल है वो महत्वपूर्ण रहा है। जैन मंदिर हम देखें राजस्थान में, वो बहुत ही बेहतरीन कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, और कई पुस्तकों का संकलन हुआ है, वास्तु से संबंधित पुस्तकों का, संगीत से संबंधित पुस्तकों का, ऐसे ग्रंथों का संकलन इस काल में किया गया है। तो इस तौर पर आपको पढ़ाई करनी है इस विषय में। इसके अलावा दोस्तों आइए अपने महत्वपूर्ण एरा की तरफ, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में देखिए आपको किस प्रकार से और किन विषयों को लेकर के ज़्यादा अधिक सजग रहना है। देखिए, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है, मध्यकाल में जो कैसे प्रशासनिक व्यवस्था का बदलाव हुआ, कैसे राज्य व्यवस्था में बदलाव आया, ये सब आपको पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था, जो नए प्रकार का प्रयोग था, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा आपको भारतीय कला का पर्शियन कला से जो समन्वय देखने को इस काल में मिलता है, सल्तनत काल में खास करके, वो आपको देखना है। यानी कि प्रशासन, सबसे पहले प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रारंभिक दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और वैकल्पिक विषय लेने के दृष्टिकोण से, तीनों दृष्टिकोण से मध्यकालीन व्यवस्था, मध्यकालीन भारत के प्रशासनिक व्यवस्था का अपना बहुत महत्व है। इसके अलावा कला, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कला भी तीनों दृष्टिकोण से, इसमें आप देखेंगे कि पर्शियन कला से भारतीय कला का मेल हो रहा था। ये जो मेल जोल की संस्कृति है, उसका आविर्भाव हम इस काल में देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुंबद, मेहराब पर आधारित जो मीनारें थी, जो बिल्डिंग्स थी, मॉन्यूमेंट्स था, वो बनना शुरू हो जाते हैं। कुतुब मीनार है, उसके अलावा गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ढाई दिन का झोपड़ा, ये ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स भारत में बनाए गए सल्तनत पीरियड में, जो भारतीय कला के साथ साथ पर्शियन कला की खूबियों को दर्शाते थे। इसके अलावा आप अब सल्तनत काल का जब पतन का काल जब आता है, तो उसमें आप मालवा, जौनपुर, बंगाल जैसे स्थानीय शासनों का उद्भव देखते हैं, और इन स्थानीय शासन ने भी अपनी कला में पर्शियन कला को जोड़ा, यानी कि स्थानीय कला से पर्शियन कला का मेल हो रहा था। तो इस तरह से आपको इस मुद्दे को पढ़ना है। सल्तनत काल में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको, जैसे मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, बलबन का आप देखिए तो, बलबन का अगर हम देखें तो उसका जो राजत्व सिद्धांत था, राजत्व सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रूप से था। राजत्व सिद्धांत, जहाँ राजा अल्लाह की प्रतिछाया मानी जाती थी, सिजदा को उसने इंट्रोड्यूस किया। वहीं अलाउद्दीन ने, मैंने बताया आपको, बाजार व्यवस्था है। मोहम्मद बिन तुगलक की निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत जो प्रशासनिक सुधार आया, तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का, उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीनों कम से कम मुख्य परीक्षा और वैकल्पिक विषय लेने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत जो उसने प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम उठाया था, हालांकि वो फेल्योर हो गया था, असफल हो गया था। चाहे कि उसमें उसका टोकन करेंसी को लागू करना हो, दिल्ली से दौलताबाद उसको राजधानी परिवर्तित करनी हो, या खुरासान पर विजय हो, या मध्य एशिया की राजनीति में हस्तक्षेप करना हो, इन तमाम मुद्दों पर वो फेल्योर साबित हुआ, असफल हुआ। इस पर भी आपको समीक्षात्मक होकर के, तथ्यात्मक होकर के अध्ययन करना है। उसके बाद अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें, अगर हम फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करते हैं, तो यह
तुगलक की नीतियों में, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनकी नीतियों में परिवर्तित करते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये जन कल्याणकारी कार्यों की तरफ इनका जो रुझान था वो ज़्यादा था। जैसे कि पुरानी इमारतों को ठीक कराना, अस्पताल बनवाना, इन सारी बातों को लेकर के इनके जो क्रियाकलाप थे वो महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ना है। यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन्होंने बनवाया, उसके तहत इन्होंने जन कल्याण जितने भी क्रियाकलाप थे, उसको ये करते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा आर्किटेक्चर, यानी कि जो स्थापत्य कला था सल्तनत काल का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत वीवीआई में कहूँगी, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और वैकल्पिक परीक्षा के मद्देनज़र भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आरंभिक हिंदुस्तानी पर्शियन कला हम इल्तुतमिश और बलबन के समय में देख सकते हैं। उसके अलावा खिलजी एरा में हम एक विशुद्ध शैली को आते देखते हैं। वहीं तुगलक और लोदी काल में भी कई मॉन्यूमेंट्स हैं, बाग हैं, इनका निर्माण करवाया गया। तो आपको टाइमली इसको पढ़ना है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर की तरफ, यानी अगले विषय की तरफ, वो है मुगल काल, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट काल है। मुगल काल। मुगल काल में देखिए, जैसे कि सल्तनत काल में मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मुगल काल में भी आपको प्रशासन के संदर्भ में तो जानकारी लेनी है। उससे पहले आपको जो भक्ति सूफी आंदोलन था, उसके संदर्भ में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इससे पहले भक्ति सूफी आंदोलन, ये जो अखिल भारतीय धार्मिक सामाजिक आंदोलन था, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न था, एक दूसरे में कैसी समानताएं इसमें थी, इसको लेकर के आपको चढ़ना है। और इनसे संबंधित प्रमुख व्यक्तियों को भी आपको पढ़ना है, जैसे कि कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, रैदास है, रहीम है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही सूफी आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जैसे लोगों को आपको पढ़ना है, जिन्होंने धार्मिक रूप से जो इनकरेक्ट समाज था उसको करेक्ट करने की कोशिश की, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भाईचारे की जो एक बयार उन्होंने चलाई, वो बहुत महत्वपूर्ण था। और संगीत से लबरेज होकर के जो भक्तिमय वातावरण में खुदा को याद करने की जो परिपाटी थी, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश करने का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत काम किया है। तो ऐसे लोगों को आपको यहाँ पर भक्ति सूफी आंदोलन के तहत पढ़ना है। इन आंदोलनों में समानताएं अगर हैं तो उसको भी, और अगर कुछ विभिन्नताएं हैं तो उसको भी। उसके अलावा आपको अकबर बहुत महत्वपूर्ण है इस काल में। अकबर से रिलेटेड उसकी जो साम्राज्य विस्तार की नीति है, साम्राज्य विस्तार, उसके बाद इसकी जो धार्मिक नीति है, जिसमें उसने दीन इलाही जैसे नए आदर्श आदर्श चलाया, दीन इलाही नया धर्म चलाया। उसके अलावा स्थापत्य कला, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साम्राज्य विस्तार, धार्मिक और स्थापत्य कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप अगर जहांगीर को देखें तो ये चित्रकला से संबंधित इसमें देखा जाता है। इसको चित्रकार था ये, और ये बहुत मंझा हुआ चित्रकार कह सकती हूँ मैं। और चित्रकला का काल भी इसके काल को कहा जाता है, इसका पूरा काल ही चित्रकला के काल से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ राइटिंग्स यहाँ पर अनुवाद काफ़ी हुआ है, जैसे कि रज्जनामा महाभारत का अनुवाद माना जाता है। मुगल कालीन साहित्य में लाहौरी, बदायूनी और हमीद जैसे लोगों का जो इतिहासकार हैं, उनका बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, उसको आपको देखना पड़ेगा। तकनीक के विकास में भी ये काल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जैसे चर्म उद्योग, कागज़ उद्योग, रंग रोगन, कपड़ों की बुनाई, चरखों का प्रयोग इत्यादि इत्यादि। और साउथ इंडिया में अगर हम इस काल के तहत जाएं तो विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आने वाले यात्री हैं, जैसे रज्जाक हैं, डोमिंगो पायस है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने इस शासन के संबंध में क्या कहा, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में क्या कहा, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा विजयनगर एम्पायर में हम जो सांस्कृतिक विकास है उसको भी देख सकते हैं। जो सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट है, वो बहुत उम्दा तौर पर वहाँ हुआ था उस काल में। जैसे कि स्थापत्य कला में अगर हम देखें तो लेपाक्षी मंदिर, हम्पी नगर, हज़ारा राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में आपको पढ़ना है। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के तौर पर क्वेश्चन अगर आते हैं इससे संबंधित तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वहीं पर अगर हम शाहजहाँ का काल देखें
तो आप जानते हैं इसका काल स्थापत्य की नज़र से, स्थापत्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, स्वर्णकाल माना जाता है। इसके स्थापत्य में पर्शियन विशेषताएं थी, सहजात प्रवृत्तियां थी, प्याजी गुंबदों का इस्तेमाल किया जाने लगा और दंतेदार मेहराबें आने लगी। ठीक है, प्याजी गुंबदें, दंतेदार मेहराबें। तो शाहजहां के काल में बिल्डिंग्स में इन विशेषताओं का आविर्भाव हुआ, ये विशेषताएं उभरने लगी उसके बिल्डिंग्स में। ठीक है, उसके अलावा जो जागीरदारी व्यवस्था है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जागीरदारी व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जमींदारी व्यवस्था है, वो भी, ये जागीरदारी ऐसे होगा, जागीरदारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था को लेकर के आपको अध्ययन करना है। और अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपने काल में, जिसमें वेटेज बहुत है सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में, वह है आपका आधुनिक काल। उसकी अब चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल में आइए। आधुनिक काल में सर्वप्रथम विद्यार्थियों आपको देखना है कि अ, सबसे पहले यूरोपीय समूह का आगमन जब होता है वो किन परिस्थितियों में हुआ, किस प्रकार की राजनीतिक दुर्बलता का उस समय शिकार हुआ था भारत, कैसी राजनीतिक दुर्बलता को फेस कर रहा था, अंग्रेजी सत्ता का विस्तार उस क्रम में उस दिशा में कैसे हुआ, नीतियाँ कैसे अंग्रेज़ों की थी, चाहे वो डलहौजी की नीति हो, वेलेज़ली की नीति हो, उनको आपको पढ़ना है। और उसके प्रोटेस्ट में जो जन विद्रोह की जो बयार चली, जन विद्रोह की भारत में जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, जैसे कोल हो, मुंडा हो, पागलपंथी हो, इनकी क्या दिशाएँ थी, दशाएँ थी, इनकी क्या प्रवृत्तियाँ थी, क्या माँगें थी, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा आपको सबसे महत्वपूर्ण 1857 की जो क्रांति थी, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। तीनों ही एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी व्यापक परिचर्चा करनी है, क्योंकि यह व्यापक परिचर्चा का विषय भी रहा है इतिहासकारों के मध्य और शोधकर्ताओं के मध्य। इसमें आपको इसके कारण, परिणाम और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उसकी आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी 1857 की क्रांति के तहत। और इसको एक तुलनात्मक तौर पर भी अध्ययन आपको फिर से मैं बता दूं करना है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इसको कई नामों से पुकारते हैं, कुछ इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, कुछ स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इन बातों में आपको बहुत अच्छे से तालमेल बनाना है और एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए तुलनात्मक उत्तर देने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में उदारवादी चरण स्थापित होता है। उदारवादी चरण, जिसमें आप उदारवादी चरण के आंदोलन के रूप में इसको देख सकते हैं, जहां आपको दादा भाई नौरोजी और एस सी बैनर्जी के तत्वाधान में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंच का आविर्भाव होता है, एक अखिल राष्ट्रीय भारतीय मंच का उद्भव होता है, जहां पर उदारवादी प्रवृत्ति से उत्प्रोत होकर के अंग्रेज़ों के सामने यानी कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अपनी मांगों को रखा जाता था। 1885 में कांग्रेस के उदय होने के क्या कारण रहे हैं, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, इसकी क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, इन तमाम बातों पर आपको चर्चा करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा आपको 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन के रूप में पढ़ना है। उसकी प्रवृत्ति और उसकी दिशा क्या थी, यानी कि जो 19th सेंचुरी में जो सामाजिक व धार्मिक आंदोलन रहा है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा और सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाते हुए आपको इसके अंतर को भी समझना होगा। ठीक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन एक आ गया था यूपीएससी में, एक प्रश्न एक आया हुआ था कि विवेकानंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कैसे थे। तो ये क्वेश्चन आप तभी पढ़ पाएंगे जब भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों को गहनता से पढ़ पाएंगे, उसके योगदान को गहनता से पढ़ पाएंगे। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रश्न मैंने आपको एक एग्जाम्पल ऐसे दिया क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और एस.सी. बोस ने यह अभिव्यक्ति की थी कि विवेकानंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का यह कथन था और ये कैसे थे, यह प्रश्न यूपीएससी में एक दफा पूछा गया है। इसके अलावा आपको राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी जानकारी होनी चाहिए। गहरी जानकारी कहने से मेरा अर्थ है कि आपको उसका डीप नॉलेज इसीलिए होना चाहिए क्योंकि उससे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, वेटेज बहुत है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, तो
राष्ट्रीय आंदोलन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। वीवीआई में लिख देती हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अलावा आपको गांधी युग, जो महात्मा गांधी का जो दौर रहा है, महात्मा गांधी की जो भूमिका रही है, महात्मा गांधी का दर्शन, शिक्षा दर्शन, समाज दर्शन, धर्म दर्शन, इन तमाम बातों पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, इसके समानांतर आपको किसान व श्रमिक आंदोलनों को भी पढ़ना है। और अंतिम तौर पर आपको संवैधानिक विकास का जो सिलसिला शुरू होता है उसको पढ़ना है। संवैधानिक विकास का जो सिलसिला आरंभ होता है, आपको इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये जो मैंने आपको आधुनिक भारत में संबंधित विषयों को बताया, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे सोच और समझ को विकसित करके आपको अपने उत्तर को लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज इस व्याख्यान में इतिहास विषय को लेकर के कई बातें पता चली होंगी, कई झूठे तथ्य खत्म हुए होंगे, कई संशय का नाश हुआ होगा, और कई बातों के रूप में आप अपने आप को इतिहास से जोड़ पाए होंगे। इतिहास से आपका जो अपनत्व है वो बन पाया होगा। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, अगर इतिहास को आप बेहतर रूप से समझें, उसको आप बेहतर रूप से जानें, तो इतिहास से आपको अपनत्व का अभाव होगा। इससे आपको झुंझलाहट और किसी प्रकार का आपको इससे विरक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये जितना खूबसूरत और रुचिकर विषय है कि यह हर विषयों को अपना आधार दे रहा है, उससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को रैप अप करती हूँ, ख़त्म करती हूँ अंतिम अंतिम रूप से। तो चलिए मैं आपको अंतिम रूप से एक बार और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको अ, दी जा रही है यह वीडियोस बहुत ही मिनिमम फीस पर 9,999 प्लस जीएसटी के को उसको शामिल करके, तो ये बहुत ही गुणात्मक तौर पर हम बनाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, बहुत विश्लेषणात्मक तौर पर, ताकि आपको विषय के संबंध में जानकारी अच्छी हो, समझ अच्छी पैदा हो, ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। तो जुड़िए हमसे और मुझे दीजिए इजाज़त। इसी की तरह मैं इतिहास को लेकर के संपूर्ण विषय का आपको एक विश्लेषणात्मक वीडियो उपलब्ध कराऊंगी। और जो टेक्स्ट मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है, साथ साथ वो पढ़िए, वीडियोस सुनिए। और रिटर्न तौर पर जो पूर्वांचल आईएएस आपको दे रहा है, जिसमें भूमिका मेरी भी है, वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ है। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपका जो आपकी जो मदद है इतिहास के विषय में हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।